अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हम करने जा रहे हैं, बल्कि एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो गया है। वैसे भी जुम्मे का खूबसूरत और मुबारक दिन जिस दिन होता है तो डेफ़िनेटली वो दिन, वो सुबह, वो सारे लम्हे हमारे बड़े खूबसूरत होते हैं। मगर जुम्मे को और ख़ास तौर पर एक मुसलमान के लिए एक ख़ास पैगाम ये होता है कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारा इस्लाम कहता है कि सफाई का ख्याल रखें, आपका ईमान आधा मुकम्मल हो जाता है। अगर आप सफाई पसंद हैं, आपके घर में सफाई है, आपके गली मोहल्ले में सफाई है, तो कोशिश करें कि सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जिस तरह से कहा जाता है कि मस्जिद का रुख करने से पहले नहा धो के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के परफ्यूम करने के बाद फिर आपको मस्जिद की जानिब रुख करना चाहिए। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में अपने बदन को साफ़ रखने के लिए, अपने जिस्म को साफ़ रखने के लिए हमें सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, साफ़ सुथरे रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा रब और हमारा दीन दोनों ही सफाई को पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर इसकी बार बार तलक़ीन भी की जाती है। वैसे भी हमारे आसपास अगर हम देखें, कुछ मैले अगर लोग आपको नज़र आते हैं जो सफाई का ख्याल नहीं रखते या जिनका लिबास साफ़ नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि आपका लिबास महंगा हो, ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ आपके पास एक नया कपड़ा हो, पहनने के लिए लिबास हो। ज़रूरी ये होता है कि अगर आपके पास पुराने कपड़े भी हैं मगर वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, आप खुद साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही, इस मुबारक दिन के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथ और भी बहुत सारी बातें और हम चीज़ें शेयर करना बाकी हैं। और वैसे जुम्मे वाले दिन ये होता है कि सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। तो आज क्या सूरत हाल रहेगी मुल्क भर के मुख्तलिफ बड़े शहरों में, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पूरे दिन में मौसम की क्या कैफियत होगी। तो सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम मैं आपको बता देती हूँ कि लाहौर के अंदर जो सारा दिन में सूरत हाल होगी, कम से कम दर्जा हरारत 17 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो जिस तरह से मैंने कहा था कि सूरज पूरी आबोताब से चमकता है, तो कदर मौसम आज गर्म रहेगा। कुछ मिलती जुलती सूरत हाल इस्लामाबाद शहर की भी है। और जब इस्लामाबाद की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, मगर इसके साथ साथ जिस दिन गर्मी पड़ती है तो पहाड़ों की वजह से, मारगला की पहाड़ियों की वजह से पूरे इस्लामाबाद में हमें गर्मी ज़्यादा देखने में नज़र आती है। जो कम से कम दर्जा हरारत पूरे इस्लामाबाद में होगा वो तो 16 रहेगा, मैक्सिमम 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और कराची में भी आज मौसम कहा जा सकता है कि कदरे गर्म ही रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से हम आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे होते हैं, कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में होगा वो तो 24 रहेगा, मैक्सिमम 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर कुछ बेहतर है। पेशावर के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आज मौसम वहाँ पर खुशगवार रहेगा, अच्छा रहेगा। पूरे दिन जो है उन्हें गर्मी की हिद्दत कम महसूस होगी। कम से कम दर्जा हरारत 16 होगा और मैक्सिमम 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोयटा का मौसम सबसे ज़्यादा हसीन होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन में कम से कम जो दर्जा हरारत रहेगा वो तो 8 रहेगा, मगर मैक्सिमम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आज़ाद कश्मीर का हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम है, क्योंकि कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में जो आज़ाद कश्मीर में होगा वो तो 8 रहेगा और मैक्सिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शॉट में आपको नज़र आ गया होगा कि मैं अब नेक्स्ट किस मामले पर बात करने जा रही हूँ। और इस मामले पर बात करने के लिए पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त सेट पे हमारे रोशनी बिखेरने के लिए मेंबर सुबा के समदी हैं, इंसानी हकूक़ के एक्टिंग मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। महेंद्र पाल सिंह साहब मौजूद है। सिंह साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और करतारपुर राहदारी के हवाले से यकीनन पूरी कौम बेहद खुश है और सबको इंतज़ार था और बहुत सारे ऐसे जहन भी थे जहाँ पर ये सोचा जा रहा था कि शायद ऐसा ना हो।
पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है और भरपूर कोशिशें जो की जा रही थी मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से वो रंग लेकर आई हैं। और डेफिनेटली अगर हम भारत की साइड पे बात करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू साहब का भी बड़ा किरदार है, उन्होंने भी बड़ी कामयाबी के साथ इस कैंपेन को रन किया और पाकिस्तान में मौजूद जितने भी तमाम लोग थे, हमारे सिख बहन भाई थे, उनके तरफ से बड़ा सपोर्टिव रोल हमें देखने में मिला। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। और अभी करतारपुर के हवाले से जो हम बात करने जा रहे हैं उस पर मैं महिंदर साहब से तो बात करूंगी, मगर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी भी मौजूद होंगे। पहले अपने रिपोर्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद आऊँगे और फिर गुफ्तगू और चिट चैट। और मैं कोशिश करूँगी कि पंजाबी जो बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, पंजाबी जो बड़ी मीठी ज़ुबान है, उसमें कुछ बातचीत हो सके। हम उर्दू के ऊपर तो बात करते हैं, मगर पंजाबी में बात करने का अपना एक अलग मज़ा होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। अभी हमारे साथ शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। शाहिद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला है, 9 नवंबर की तारीख दी गई है कि खान साहब जाएंगे और इफ्तिताह किया जाएगा। मुझे पहले तो आप ये बताएं कैसे जज्बात नज़र आ रहे हैं। अगर 9 नवंबर की तारीख की बात करूं तो इफ्तिताह में किस किस की आमद मुतवक्के है? कोई ख़ास किस्म के क़वानीन मुरतब किए गए हैं, बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम लम्हा है पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर की सिख बरादरी के लिए और ख़ुसूसी तौर पर भारत के सिखों के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है, जिसका क्रेडिट अगर हम कहें तो हमारे जनरल जो है कमर जावेद बाजवा साहब को इसका क्रेडिट जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है और पूरी पाकिस्तानी कौम को इसका क्रेडिट जाता है कि हमेशा अमन की बात की है, मोहब्बत की बात की है और सिख बरादरी के लिए जो सबसे बड़ा उनका जो है हम कह सकते हैं कि मजहबी लिहाज से जो है करतारपुर जो गुरुद्वारा दरबार साहब है वहाँ पर हाज़िरी का मौका जो है पूरी सिख बरादरी को दिया जाएगा। उनकी इतनी बड़ी दरीना ख्वाहिश है, आप यकीन जाने कि वहाँ पर जो सिख बरादरी है वो इस हवाले से इंतहाई खुशी का इजहार कर रही है। कल जो है MOU साइन हुआ, हम लोग ज़ीरो लाइन कंट्रोल करतारपुर पर मौजूद थे, जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से तर्जमान दफ्तर खारजा जो है डॉक्टर फैसल यहाँ से मौजूद थे, वहाँ से मिस्टर दास जो होम सेक्रेटरी हैं भारत के वो मौजूद थे। वहाँ पर MOU जो है वो साइन किया गया है। रोजाना की बुनियाद पर 5000 सिख यात्री जो हैं वो भारत से पाकिस्तान आएंगे, सुबह को वो लोग आएंगे, शाम को उनकी वापसी हुआ करेगी। इसी हवाले से जो पासपोर्ट है वो वहां पर सिर्फ स्कैन हुआ करेगा। 13.5 एकड़ पर जो है इमिग्रेशन बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई है। 76 काउंटर्स जो हैं इब्तदाई तौर पर लगाए गए हैं ताकि बेहतरीन सहूलत जो है वो सिख भाइयों को दी जा सके, सिख बरादरी को दी जा सके। इसी तरह अगर हम बात करें 9 नवंबर की तैयारियों के हवाले से तो भरपूर तैयारियां जो हैं वो करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। भारत की जानिब से जो मेहमानों की लिस्ट है जिसमें मनमोहन सिंह साहब का नाम जो है वो भी ज़राए का कहना है कि वो भी इस तकरीब के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे। दीगर उनकी शख्सियात जो है वो भी शामिल हैं। जी अच्छा शाहिद, की इतनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो आपने हमारे साथ शेयर कर ली और कुछ चेदा आपने सहूलियात भी बताई हैं, मगर अगर कुछ बड़ी सहूलियात की बात करें तो हमारे जो सिख यात्री बहन भाई आएंगे उनके लिए कुछ बड़ी सहूलियात कौन सी दी गई हैं और जो MOU कल साइन हुआ है उस मुआहदे में मज़ीद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो पब्लिक के सामने अभी तक नहीं आ सकी? जी बिल्कुल, जो कल MOU साइन हुआ है उसमें सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर डाला जा रहा था भारत के अंदर कि पाकिस्तान न जाने कितने पैसे जो हैं उसकी एंट्री फीस रखेगा, कितने पैसे लिए जाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई मुनासिब $20 जो हैं वो हर सिख यात्री से वसूल किए जाएंगे। ये सर्विसेज चार्जेस हैं जिसमें जैसे ही करतारपुर 0 पॉइंट जो राहदारी है जैसे ही वहाँ से इंटर होंगे उनको जो है वो बिल्कुल जो है सर्विस जो है बसें जो हैं गाड़ियाँ जो हैं बिजली वाली वो भी फराहम की जाएंगी। अगर कोई पैदल जाना चाहता है उसकी सहूलत जो है करतारपुर दरबार शरीफ तक जो है वो भी मौजूद है। सबसे अहम चीज़ जो है वो करतारपुर दरबार साहब का जो कम्प्लेक्स है वो बहुत बड़ा 330 एकड़ पर जो है बनाया गया है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है ये होगा जिसके अंदर बेहतरीन सहूलियात का इंतजाम जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शायद आपने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे साथ शेयर, डिटेल्स के साथ साथ उस खुशी का शामिल
शामिल करना भी बड़ा ज़रूरी है, जो हमारे तमाम सिख बहन भाइयों को इस वक्त हो रही होगी। तो महेंद्र पाल सिंह साहब चूँकि हमारे साथ सेट पे मौजूद है, तो इनकी खुशी इन्हीं से जान लेते हैं। अच्छा महेंद्र पाल सिंह साहब, मुझे पहले तो ये बताएं, आपके जज्बात क्या हैं? करतारपुर राहदारी जिस तरह से खोल दी गई है, 9 नवंबर को बाकायदा इफ्तिताह होगा, तो ये जो तोहफा दिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, ये तोहफा आपको क्या लगता है कितना कीमती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे सबसे पहले जो जज्बात की बात है कि मैंने तकरीबन 2008 से इमरान खान साहब का साथ शुरू किया और मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का वाहद पंजाब असम्बली का मेंबर हूँ। मुझे इसका हुआ तो जब करतारपुर राहदारी का ऐलान, तब हलफ तो मैं उठा चुका था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी नहीं बनी थी। पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है, पहले हमारी फेडरल में गवर्नमेंट बनी है, पंजाब की गवर्नमेंट बाद में बनी है। तो मैं समझता हूँ कि जब इसका ऐलान हुआ और जिस तरीके से खान साहब ने ऐलान किया, एक वाजिया था कि इंशाल्लाह ये हो के रहेगा। तो मेरे लिए वो 10 सालों की मेहनत एक उस ऐलान में, वो तोहफे में दे दी गई कि ये लो, तुम्हारी ये मेहनत जो तुमने पार्टी के लिए की, जो लोगों को तुमने पार्टी के लिए मोबिलाइज़ किया, जो माइनॉरिटी का एक ही लम्हे में उन्होंने मुझे ये तोहफा दे दिया। मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं पार्टी के ऊपर मेरी कोई जो मैंने मेहनत की वो तमाम तर वो एक उसमें ख़त्म हो चुकी है। मुझे मज़ीद जो पाकिस्तान के लिए और पार्टी के लिए मुझे जो है वो कोशिश करनी, क्योंकि इससे पाकिस्तान का भी जो एहसान सिख कौम के ऊपर है उसका शुक्रिया अदा करना भी अब मुश्किल हो गया है कि जितना बड़ा तोहफा। और अगर ये तो हुकूमती बात है, लेकिन अगर मैं आवाम की बात करूं कि जो पाकिस्तान की आवाम सिखों को यहाँ प्यार करती है। मैं 3 दिन पहले की रात में एक होटल पे खाना खा रहा था, तो कुछ दोस्त मेरे साथ थे, तो कुछ लोग आए और मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि सरदार जी तुसी खाने का बिल जो पे नहीं करना, असी तुहाडे खाने का बिल पे कर रहे हैं। तो सिंपली पाकिस्तान की आवाम ने जो अमन की बात की, जो पाकिस्तान ने मोहब्बत की बात की, मैं समझता हूँ कि इसका कोई जोड़ नहीं है। इसके लिए जज्बात जो है, और वैसे भी आपने शायद पहले भी देखा हो कि हिंदुस्तान के कुछ सिख फौजी जो है वो इस वजह से उन्होंने वो कर दिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर किसी सूरत हमला नहीं करेंगे। वो यही जज्बात है कि हमारा मक्का व मदीना, जिस तरह से इस्लाम में जो मक्का व मदीना की जो हैसियत है, हमारे पास ननकाना साहब और करतारपुर की सेम वही हैसियत है। तो हम कैसे पाकिस्तान को बुरा भला कह सकते हैं? हमारे तो सजदे पाकिस्तान की तरफ होते हैं। हम तो पाकिस्तान को सबसे, और मैं अगर करतारपुर की जिस तरह से शाहिद चौधरी ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट दी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री की बता दूँ। गुरु नानक देव जी ने इबादत की बात की, नाम 3 जो हमारे फंडामेंटल रूल हैं गुरु नानक देव जी ने सिख मज़हब के, वो करतारपुर में बयान किए। वो थे नाम जपो कि अल्लाह ताला की इबादत करो, वंड छको कि जी जो आप वो करें गरीबों में बांट के खाए, और किरत करो कि जी जो हलाल रिज़्क की कमाई जो है आप खाएं, मेहनत करें। मुकम्मल हो गई जिंदगी जी वो। और उसके साथ ही सबसे जो ये और इन चीज़ों के ऊपर अमल करके दिखाया। अच्छा महेंद्र पाल सिंह जी, एक तो जज्बात यहाँ पर हैं जो शायद मेरी आवाज़ से साबित हो रहे हैं, या शायद आपकी आंखों की चमक लोगों को बता रही होगी कि वो जज्बात क्या हैं, मगर एक जज्बात सरहद पार भी हैं, हमारे सिख यात्री बहन भाइयों के हैं। मैं बिल्कुल उसकी तरफ भी आऊँगा। मैं आपको ये एक छोटी सी यहाँ पे बात है कि गुरु नानक देव जी ने इसी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी की, बिल्कुल ऐसा खेती बाड़ी की, और पाकिस्तान ने वो खेती बाड़ी वाली ज़मीन पे बिल्डिंग नहीं बनाई, उस ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी होगी। और उसी खेती बाड़ी की वही ज़मीन, उस ज़मीन पे जिस ज़मीन के ऊपर गुरु नानक देव जी ने खेती बाड़ी करके अनाज उगाए हैं, हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उसी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी करके अनाज उगा के उस अनाज को गुरुद्वारे के अंदर लंगर में तकसीम किया जाएगा। एक तो लंगर भी तबरक होता है, लेकिन उस ज़मीन से उगाया हुआ लंगर उसकी तो जो गुरु नानक देव जी ने खुद जिस ज़मीन पे किया, तो वो चीज़, इस चीज़ के लिए जो सरहद पार लोग हैं उन्होंने हिंदुस्तान के हर प्रोपेगेंडे का मुकाबला पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ के किया। अभी जैसा शाहिद चौधरी बता रहा था कि $20 की एक जो अमाउंट रखी है, $20 में आजकल आपको एक
सब स्टैंडर्ड जो बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड का होटल नहीं मिलता है एक रात के लिए, अगर हम उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, हमने उनको बॉर्डर से लेके गुरुद्वारे तक लेके आना है, उनका खाना पीने का बंदोबस्त करना है, उनको वापस छोड़ के 143 काउंटर लग रहे हैं इनके लिए कि ताकि रश ना पड़े और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिले और फैसिलिटेट भी किया जा सके अच्छे तरीके जी, बहुत अच्छी तरीके से। और मैं अगर आपको बताऊं कि दुनिया का जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बना है, और अगर आप वहाँ चली जाएं, किसी इंजीनियर को आप ले जाएं कि ये स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन एक साल में पॉसिबल है, मुमकिन ही ना हो मुमकिन सके। नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मली कहा जाता है ना कि पाकिस्तान जो है जब करता है तो ऐसे कर देता है कि हैरान कर देता है, और यहाँ पे आपको हैरानगी मिलेगी। इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान के पास बिल्कुल मैं समझता हूँ एक 10% का काम था, और पाकिस्तान के पास 90% का काम और वो था। कितनी जल्दी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया। और इसके मुकम्मल करने के साथ साथ हिंदुस्तान के हर प्रोपेगेंडे का भी हमने मुकाबला किया। हर लम्हे हिंदुस्तान ने कोशिश की कि ये ना बन सके। आपको क्या लगता है जो 27 फरवरी को हमने जो उनके पंभीरे गिराए थे वो क्या था? वो यही था कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाए और जो है ये लेकिन हम तो प्यार करने वाले लोग हैं महेंद्र पाल सिंह जी, हम प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार बांटते रहेंगे, अमन की बात करते हैं, अमन में शामिल भी होकर दिखाते हैं। ये बात तो इमरान खान साहब ने सबसे पहली करतारपुर राहदारी के दौरान भी उस तकरीर में भी कही थी, और जो पहली तकरीर थी उसमें भी कही कि आप एक कदम बढ़ाए हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। वो अमन की बात के लिए थे, लेकिन हिंदुस्तान को शायद लगा इसे अमन में 2 कदम बढ़ा सकते हैं, ये किसी और चीज़ में आगे नहीं है। लेकिन 27 फरवरी को इन्होंने एक कदम जो है वो जहाज भेज के बढ़ाया, हमने उसको गिरा के 2 कदम बढ़ा के वो भी दिखा दिया। अब तो महेंद्र पाल सिंह जी, अब तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई। अब तो हमें इंतज़ार है कि वो जो तैयारियां उस तरफ हो रही होंगी ना आने के लिए, आप और मैं हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि करतारपुर यहाँ पाकिस्तान में है। वो हमारे सिख बहन भाई जिन्होंने वहां से आना है, मैं तो कहती हूँ वहाँ तो अभी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। ये चीज़ बता दूं, क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशी होगी। मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा तैयारी है कि पूरे हिंदुस्तान में जुलूस उसके लिए निकल रहे हैं कि जुलूस की सूरत में, और पाकिस्तान ने एक जुलूस को इजाज़त दी जो 31 अक्टूबर को इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेगा, पाकिस्तान आएगा। वो सोनी की पालकी एक साथ लेके आ रहे हैं जो गुरुद्वारा में वहाँ पे वो करतारपुर से ननकाना साहब जाएगा। ननकाना साहब में 1 तारीख को उसका एक बहुत बड़ा इवेंट गुरुद्वारे में किया जाएगा। फिर 2 तारीख को ये पंजा साहब के लिए रवाना होंगे। 3 तारीख को ये फिर लाहौर आएंगे, और लाहौर से 4 तारीख को करतारपुर में जाके वो पालकी जो है वो वहाँ पे लगाई जाएगी, सोने की पालकी, जिसके ऊपर टोटल जो है वो गोल्ड की जो एक प्लेट जो है वो उस पालकी के ऊपर वो होगी। तो मैं समझता हूँ कि उसको गुरु नानक देव जी का हमेशा मुसलमानों के साथ जो है बहुत प्यारा ताल्लुक़ रहा है। गुरु नानक देव जी के जो ज़िंदगी के साथी थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुरु नानक देव जी के साथ गुजारी, वो भी एक मुसलमान थे, भाई मर्दाना जी, जिन्होंने जो गुरबाणी आई, जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब की जो तालीमात जो है वो जो आई, तो वो रागों में गाते थे गुरु नानक देव जी, और उनके साथ जो इंस्ट्रूमेंट थे, वो उनके साथ रबाब था, वो भाई मर्दाना जी बजाते थे। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने साथ दिया। अगर हम देखें तो दरबार साहब, जो गोल्डन टेम्पल जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं, लेकिन असल नाम उसका दरबार साहब है, हिंदुस्तान में अमृतसर में जो है, उसकी जो संगे बुनियाद थी वो हज़रत मियाँ मीर जी ने रखी थी, जो लाहौर में यहाँ पे दरबार में। तो ऐसी बातें चलेंगी महेंद्र पाल सिंह जी के शायद वक्त भी ख़त्म हो जाए, मगर जो खुशी है, जो वो बातें हैं, ये तो चलती रहेंगी, और मुझे तो लगता है हर रोज़ मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आखिर में मैं कोशिश करूंगी, अगर पंजाबी को गलत बोल जाऊं तो माजरत है उसके लिए। पंजाबी थोड़ी गल करिए। अच्छा महेंद्र पाल सिंह जी, लास्टली साडे कश्मीरी बहन भाइयों वास्ते कुछ अच्छा या मैसेज कन्वे कर दो। और ये अगर कैमरा दिखा सकता है, ये अगर कैमरा दिखा सकता है तो ये चीज़ कि मैच लगा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा और कश्मीर का झंडा। जब से 5 अगस्त से ये मामला स्टार्ट हुआ है, तो ये कश्मीर का बैच जो है वो मेरे पास है। पंजाबी विच एक मैसेज बिल्कुल कश्मीरियों वास्ते। मैं अगर कल भी मैं एक PTV पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया अपना
PTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਈਏ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। मैं समझदा इस दिन ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਮਨਾਈਏ। ਯੌਮ ਸਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਧੜਕਨ ਧੜਕਦੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿस्तान इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एडी सोनी ते मिठी जुबान दे विच एक ब्रेक भी ले दियो, एक ब्रेक ले लो, फिर ਅਸੀਂ ब्रेक ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। मैं आज बल्कि इस तरह लग रहा है कि मैं ताड़ी आज नाल ताड़े नाल प्रोग्राम कर ब्रेक वास्ते इजाजत दियो, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक तो बाद। बहुत शुक्रिया महेंद्रपाल सिंह जी, थोड़ा बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद कंटेंट भी आपसे शेयर करेंगे। कभी ये भी वक्त था, आज जो वक्त है ना वो मुकम्मल तौर पे इसका उलट हो चुका है। कभी जो हमारे हाथ में एक ज़बरदस्ती शील्ड को कप होता था, विनिंग पोजीशन में हम लोग होते थे। अगर हॉकी की मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि शायद हॉकी से हमने दुश्मनी ले ली है, या शायद फिर हॉकी हमसे रूठ गई है, शायद हमारे प्लेयर्स में उतनी कैपेसिटी नहीं रही, या शायद कहीं ना कहीं पर ऐसी कोताहियाँ इतनी मेजर किस्म की हो रही हैं कि हॉकी जो कई दहाइयों तक राज करती रही है, फतूहात समेटती रही है, वो अब हमारे मैदानों से रूठ गई है या हमने कुछ गलतियां ऐसी कर ली हैं। उरूज और जवाल हॉकी का किस तरह से हुआ, इस पर मैं बात करूंगी और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के साबिक स्टार प्लेयर हैं रेहान भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब आपका। अगर मैं रेहान भट्ट साहब की बात करूं तो ये पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के कई साल तक कैप्टन रहे, हॉलैंड के लिए भी इन्होंने कोचिंग की है और इनकी क़यादत में अगर बात करूं तो पाकिस्तानी टीम ने कई पोजीशंस जो है वो विन की हैं, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, सिल्वर मेडल लिया है और इसके साथ साथ गोल्ड मेडल भी रेहान भट्ट साहब की क़यादत में ही हासिल किया गया। तो मेरा ख्याल है रेहान भट्ट साहब से ज़्यादा कोई आदमी मुनासिब नहीं था, कोई हीरो मुनासिब नहीं था जिस पर हॉकी से मुताल्लिक़ बात की जा सके। अच्छा रेहान साहब, मुझे पहले तो ये बताएँ कि कितनी तकलीफ़ होती है हॉकी को जिस लेवल पर आपने देखा और हॉकी आज जहाँ पर आकर गिरी हुई है, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ आप महसूस कर रहे होते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हॉकी एक मेरा पैशन है और अभी भी जब मैं देखता हूँ इन चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन अभी भी मैं इस हॉकी का हिस्सा हूँ क्योंकि कोचिंग में किसी न किसी जगह पे हॉकी वो मेरे अंदर है और मेरे साथ है और इन्वॉल्व रहता हूँ मैं हॉकी के अंदर। जहाँ तक अभी ये बात की कि हॉकी ज़वाल पजीर हो चुकी है, मैं ये कहूँगा कि इसमें सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, इसमें हम सब लोगों का कसूर है। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आज अगर क्रिकेट का कोई लोकल 2020 मैच भी चल रहा हो तो वो हमारे सारे चैनल्स उसको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, उसको हाइप क्रिएट करते हैं, उसकी शोबिज़ इन्वॉल्व होता है उसमें, शायद वो पैसे की वजह से है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा रेहान भट्ट साहब, माज़रत के साथ आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, मुझे याद है मेरी अम्मा बताती हैं आज तक कि जब हॉकी का मैच होता था, जिस तरह से लोग क्रिकेट के लिए दीवाने होकर बैठे हुए होते हैं, इस तरह हॉकी के लिए दीवानगी होती थी और हम लोग बैठे हुए होते थे कि जी हॉकी टीम आज खेलने गई है तो देखें क्या करती है, और माशाल्लाह से जीत के आती थी। तो तब तो हॉकी का भी बड़ा उरूज था, तब लोग इसको भी बड़ा देख रहे थे। जवाल की कहीं ना कहीं कोई तो वजह बनी है अगर हम मीडिया को साइड पे करते। अच्छा, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त सारे देखते थे, लेकिन उस वक्त हॉकी और क्रिकेट जो था वो बैलेंस रखा हुआ था गवर्नमेंट ने। अच्छा। अभी अब अगर आप हॉकी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से जब से हुकूमत नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अभी तक कोई भी जो है वो फंड
या जो प्लेयर्स के लिए होना चाहिए कुछ भी नहीं किया। वैसे खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ कि खान साहब स्पोर्ट्समैन है खुद, उनको इस स्पोर्ट्स का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब 1960 में पाकिस्तान को कोई नहीं जानता था स्पोर्ट्स में, तो ये एक वाहिद हॉकी थी जिसे 1960 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के जी बिल्कुल ये साबित किया था कि पाकिस्तान भी इस नक्शे के अंदर, दुनिया के नक्शे के अंदर है। और सब ने ये पूछा था कि ये पाकिस्तान मुल्क हॉकी में जब जीत गया है गोल्ड मेडल, तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर लेके चलेंगे साथ तो इसमें पाकिस्तान का भी नाम होगा और स्पेशली हॉकी का। आज भी अगर मैं अर्जेंटीना जाऊं या हॉलैंड जाऊं तो वहाँ के लोग दीवाने हैं पाकिस्तान की हॉकी की स्किल्स के, वो देखने आते हैं मैचेस। अभी हॉलैंड के साथ मैचेस हैं, पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं सीनियर टीम के। बेशक हमारी टीम इस वक्त 17वें नंबर रैंक की टीम है और वो खेल रही है नंबर 2 रैंक के साथ, लेकिन टिकट सारी सोल्ड आउट है क्योंकि वो देखना चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को। हमारी हॉकी अभी भी ठीक हो सकती है, सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा। प्लेयर्स को ग्रूम करने की ज़रूरत है और प्लेयर्स ग्रूम उस वक्त होते हैं कि जब उनको सपोर्ट हो। अच्छा, मुझे ये बताएं रेहान भट्ट साहब, एक ये बात की जाती है कि जी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हॉकी खेली जाती है तो वहाँ पे हॉकी बड़ी एडवांस हो गई, या पाकिस्तान में शायद इस तरह की कोई चीज़ अभी तक नहीं हो सकी। आप समझते हैं उसकी वजह भी शायद फंड्स है, या आपको लगता नहीं इसकी कोई और रीज़न है? सब चीज़ें, अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं तो उसके पीछे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आज हॉकी नीचे चली गई है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो हमारे जो छोटे एरियाज़ हैं जैसे गोजरा है, पीर महल है, भावलपुर है, मुल्तान है, इस तरह के छोटे छोटे एरिया से अगर आज भी हम अंडर 16-17 बच्चे उठा के एक नेशनल एकेडमी लगाएं, तो नेशनल एकेडमी के साथ प्रोफेशनल कोचेज़ लगाएं तो हमारी हॉकी 2-4 सालों में दोबारा वापस आ जाएगी। अच्छा। लेकिन ये करे कौन? इसके लिए पीछे ये सारी चीज़ें चलाने के लिए, क्योंकि जब आप बच्चे लेके आएंगे 16 साल 17 साल के, तो आपको उनको रहने के लिए भी देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई का भी अखराजात उठाने पड़ेंगे, उनके खाने का भी करना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी है। और उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर कोई आना नहीं चाहता हॉकी में, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो होता कुछ नहीं है। आज भी मेरे ख्याल से जो लड़के हॉकी खेल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पैशन और प्राइड के लिए खेल रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा उनको। तो जो घर हैं, जो उनके जो पीछे वालिदैन हैं या उनके जो रहने वाले हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे, कैसे चलाएंगे? वो मैनेज नहीं कर सकते। जब आप एक प्लेयर ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहा है, उसको ये फिक्र है कि यार मेरे घर में पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने पैसे भेजे हैं नहीं भेजे हैं, वो मेंटली फ्री नहीं है, तो आप कैसे खेल सकते हैं? आपने ग्राउंड्स की अच्छी बात की रेहान भट्ट साहब। हमारे यहाँ हॉकी के वैसे तो ग्राउंड्स की हालत बड़ी ही अबतर सूरत हाल है, और वैसे भी मुझे लगता है बहुत सारे ग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मैचेस के लिए कितने ग्राउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं? आप समझते हैं कि ऐसा कोई है ग्राउंड हमारे मुल्क में या कुछ? देखें हमारा लाहौर का जो स्टेडियम है हॉकी का, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें, मैं यही तो बात कर रही हूँ, सूरत हाल देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता क्योंकि उस ग्राउंड की वो कंडीशन ही नहीं है कि वहाँ पे मैच खेला जा सके। हॉलैंड के कुछ प्लेयर मेरे दोस्त आए थे यहाँ पे, और वो स्टेडियम के अंदर जब घुसे थे, अंदर आए थे, तो लिटरली उन्होंने चीखें मारी थी वो स्टेडियम देख के, क्योंकि उनके इस तरह के स्टेडियम फुटबॉल्स के होते हैं, उनके हॉकी के बहुत छोटे छोटे स्टेडियम होते हैं। तो वो देख के परेशान थे, और वो उसके बाद उस हालात को भी देख के परेशान थे कि इतना एसेड है पाकिस्तान के पास, इतना अच्छा स्टेडियम है, लेकिन इसको मेनटेन क्यों नहीं किया जाता? तो ये हमारी सूरत हाल शुरू से ही ऐसे चल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास 2 ही स्पोर्ट्स हैं जिनको लोग देखते हैं या थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, एक हॉकी है और एक क्रिकेट है। बिल्कुल ऐसा है। तो जो गवर्नमेंट है उनको ये इतना सिर्फ, मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान सीनियर टीम या जूनियर टीम के कितने प्लेयर्स 32-33 2 टीमों की मिला के हो जाएंगे, अगर आप इन 32 प्लेयर्स को एक अच्छी जॉब नहीं दे सकती गवर्नमेंट, इनका ख्याल नहीं कर सकती, तो फिर हम हॉकी के लिए किस तरह, क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह होगा? क्योंकि अभी भी कोई जो लड़के तो आपका मतलब ये है भट्ट साहब कि हम, या अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री में है हीरोज़ की कदर नहीं की जाती, जिसके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हीरोज़ की कदर नहीं की जाती। हमारे पास आज हॉकी हमारी 17वें नंबर पे है, लेकिन आज भी दुनिया का हाईएस्ट गोल स्कोरर पाकिस्तान के पास है, जिसका नाम सुहेल अब्बास है। और सुहेल अब्बास क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, किधर है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। वो ऐसे, जो मैं अपने अगर हमसाए मुल्क की बात करूं, इंडिया की बात करूं, वहाँ पे छोटा सा एक तेंदुलकर निकलता है, उसको वो ऐसा आइकॉन बनाते हैं
कि दुनिया कहती है कि पता नहीं इसने क्या कर दिया है। हालांकि अच्छा प्लेयर है लेकिन मैच विनिंग प्लेयर नहीं था वो। अच्छा प्लेयर जरूर है लेकिन उन्होंने अपना आइकॉन ऐसे खड़ा उसको बूस्ट किया ना उन्होंने अपने हीरोज को उन कदर करते हैं वो। हमारे इधर जब साल मुल्क की खिदमत कर लेता है कोई हीरो, उसके बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि मैं 2015 में मैंने रिटायरमेंट नहीं दी, मैंने वैसे ही हॉकी से साइड पे हो गया। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा यार रेहाना आपने रिटायरमेंट नहीं दी। मैंने कहा यार मैंने रिटायरमेंट दे के करना क्या था। उन्होंने कहा जी क्यों, क्या वजह है। मैंने कहा ना ही आपको इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बुला के कहना है कि थैंक यू वेरी मच आपने मुल्क की इतनी खिदमत की, ना ही आपके हॉकी के प्रेसिडेंट ने बुला के कहना है कि थैंक यू सो मच आपने अपनी जवानी का एक हिस्सा इस मुल्क को दिया। मैं ये नहीं कहता कि पैसे दिए जाएं, लेकिन कम से कम आप उसको अप्रिशिएट तो करें, बुला के उसको हौसला अफजाई तो करें उसकी। तो फिर रिटायरमेंट देने का भी मज़ा आता है कि जी हाँ जी मैं रिटायर हूँ इससे। जब किसी ने आपको पूछना नहीं, आपने खुद ही मीडिया पे आके आपने आके कहना है कि थैंक यू वेरी मच जी मैं रिटायर होता हूँ, ऐसे है। तो ये चीज़ें सिर्फ मुझे लास्टली आपके रेहान भट्ट से बताएगा, एक तो हॉकी में जो हम अपना मकाम खो चुके हैं उसको वापस किस तरह से लेकर आना है, और जिस तरह से आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में हमारे बेशबहा हीरोज़ होते हैं जिनको हम बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, हॉकी के मैदानों में ओलंपियंस कैसे पैदा होंगे? देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि इस वक्त अगर आप ये इस स्लॉट की बात करते हैं, इस टीम की बात करते हैं, तो इसमें कुछ प्लेयर्स अच्छे भी हैं, लेकिन अगर आपने टीम बिल्ड करनी है तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये आप 6 महीने में टीम बना लेंगे। इसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले बताया, आपको एक नेशनल एकेडमी बनानी पड़ेगी, उसके अंदर प्लेयर बनाने पड़ेंगे, प्लेयर्स ग्रूम करने पड़ेंगे। जब वो प्लेयर्स ग्रूम होंगे, उनको ये पता लगेगा कि हमने आगे जाके इंटरनेशनली किस लेवल पे खेलना है, और उनकी तरबियत उस वक्त से शुरू हो जाएगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टीम बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। आज अगर बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम वर्ल्ड चैंपियन हुआ तो इसके पीछे 9 साल की मेहनत है। 9 साल के बाद बेल्जियम आके आज वर्ल्ड चैंपियन बना। हम लोग कहते हैं हम रातों रात ही सब कुछ कर लें, ऐसा नहीं होता। हाँ ये ज़रूर है, मैं ये कहता हूँ कि इस पाकिस्तान में बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है, इसमें बहुत टैलेंट है, हॉकी का भी बहुत टैलेंट है, लेकिन इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक मैनेज करना पड़ेगा, इसके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। और जहाँ तक ये पीछे आजकल हमारे शुरू हो चुका है कि जी करप्शन, पैसे खा गए, ऐसा हो गया, ऐसा अगर इतना ही लगता है कि लोगों को कि यहाँ पे पैसे खाए जाते हैं या ये बड़ा जॉय राइड वाली चीज़ है, तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के खुद बंदे आके बैठ के चेक एंड बैलेंस रखें उसको, ताकि हॉकी ठीक हो। ठीक है, जो नौजवान हॉकी खेलते हैं या आना चाहते हैं या उनका पैशन है हॉकी खेलना, उन नौजवानों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं? मेरा एक ही मैसेज है उन लोगों के लिए कि इस हॉकी के जो भी सिचुएशन, जो भी कंडीशन हो, या जो भी आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है नहीं करती, ये मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि हर जवाल के बाद अरूज ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे हॉकी आ चुकी है इससे नीचे नहीं जा सकती। और बिल्कुल, और जहाँ तक हॉकी की बात है तो हमने अभी जिस तरह से रेहान भट्ट साहब को यहाँ पर मदऊ किया था, इंशाल्लाह दोबारा भी बुलाएंगे। हॉकी से मुताल्लिक 92 न्यूज़ बिल्कुल बात करता रहेगा, सुबह सवेरे पाकिस्तान बात करता रहेगा, और हॉकी जो है वो अपनी पोजीशन पे लाने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रेहान भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। आपने हॉकी से रिलेटेड बड़ी ही इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू की, और वो तमाम जो देखने वाले लोग हैं, तमाम जो नौजवान देख रहे हैं और आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त आपने मैसेज भी कन्वे किया। वेलकम बैक। और अभी जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात हम करने जा रहे हैं वो यंगस्टर्स से मुताल्लिक है, क्योंकि अगर हम मुल्क की हालत की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, या फिर नौजवान तबके की बात करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क की तरक्की में जितना पॉजिटिव रोल हमारा नौजवान अदा कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। और नौजवानों की अगर मैं तादाद की, रेशो की बात करूं, हमारे मुल्क में बड़ा नौजवान है भाई, मगर वो काम किस तरह से करता है, किस तरह से उसको मुस्बत किया जा सकता है, या किस तरह से पॉजिटिव तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, इससे मुतालिक मैं बात करूंगी। रवैये मुस्बत हों, यकीनी तौर पे कोई भी चीज़ आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती, मगर सवाल ये है कि नौजवानों के रवैये को मुस्बत किया कैसे जा सके, नौजवानों को कैसे बताया जा सके कि आपको मुस्बत रवैये की अशद ज़रूरत है।
नौजवान गिला करता है कि मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है, नौजवान गिला करता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी नहीं है, नौजवान गिला करता है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के मौक़े मौजूद नहीं हैं। मगर नौजवान को कैसे बताया जा सके कि ये मुल्क की मईशत की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए जो रोल एक अदा किया जाता है वो नौजवान ही अदा करते हैं। इसके साथ साथ और मुस्बत रवैये वो पैदा करना बड़ा ज़रूरी है, मगर आज के नौजवानों में किस तरह से उसको पैदा किया जाए जो हमारे जहन में मनफी सोचें आती हैं, जिस तरह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग बंद हो जाते हैं, उनको कैसे खोला जा सके ताकि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क की तरक्की में अपने रोल को अदा कर सके, प्रेजेंट कर सके। मेरे मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करा देती हूँ। लाहौर स्टूडियो में यहाँ पे मेरे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं अली अब्बास साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और कराची से हमारे साथ माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इमरान, वो मौजूद है। डॉक्टर साहब आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ। अगर नौजवानों की बात करूँ तो कुल आबादी का 64% इस वक्त नौजवान हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मगर हमें नहीं लगता कि हमारे नौजवान को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर है। क्या आपको लगता है कि हमारा नौजवान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सवाल बहुत आगे का है कि नौजवान अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहा है। इससे पहले ये सवाल ये होगा कि उस नौजवान को ये ज़िम्मेदारियां बताई किसने हैं। हाँ, सिर्फ पहली बात ये कि ये ज़िम्मेदारियां हैं क्या जो इस नौजवान को पूरी करनी है। इनको बताने वाले जो हैं वो क्या अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। अगर हम इन सवालों से बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ जवानों पर डाल दें, यानी मैं बहैसियत वालिद, मैं बहैसियत उस्ताद, मैं बहैसियत अपनी कंपनी का लीडर, मैं बहैसियत अपने मोहल्ले का काउंसलर, मैं बहैसियत अपने सूबे का हुक्मरान, मुल्क का हुक्मरान, अगर मैं ये सारे रोल के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी कर नहीं रहा हूँ और वो जिम्मेदारी जो आगे ट्रांसफ़र होनी चाहिए थी उस नौजवान के लिए, उस नौजवान को मैं जाके कहूँ कि देखो जी तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो वो सही मानों में सवाल पूछ सकता है कि मुझे बता दे मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो अगर आप यही नहीं पूछ सकते कि आपकी जिम्मेदारी, और स्पेसिफिक बात हो रही है, अगर आप खुसूसियत से ये बात नहीं बता रहे कि तवक्कात क्या है, कि अक्सर देखें माँ बाप अपने बच्चों से क्या कहते हैं, बेटा तुम अच्छे बच्चे बन जाओ। अब इस अच्छे बच्चे का क्या मतलब होता है? बेटा तुम ऐसा करो किसी काम के बच्चे बन जाओ। अच्छा भाई, काम का बच्चा क्या होता है? एक तो आप ही बताए ना, अगर आपकी बात ही इतनी अनक्लियर है जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो बच्चा बनेगा क्या, वो नौजवान काम क्या करेगा? इतनी शदीद किस्म की यहाँ पर जो है वो आप क्या कहना चाहिए फुकदान है कि ये सोच ही नहीं है कि ये जो 64% आपकी आबादी है, अगर ये एनर्जी है, इनके अंदर बायोलॉजिकल भी एनर्जी है, इनके अंदर ये जो तग़य्युरात से जिस्म गुजर रहा है वो भी जो है वो एनर्जी है, और इसके बाद अलावा जो जहन में जो ख्यालात का लावा है ये भी एक एनर्जी है, मुस्तकबिल के जो अंदेशे हैं ये भी एक एनर्जी है। देखें, लावा से आग भी फैलती है, लावा से दुनिया बिजली भी बना लेती है जी। हमारे यहाँ तो ये तरजीहात में से ही नहीं है, हमारे यहाँ तो इसके ऊपर कोई बातचीत भी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जी 64% कौम की तकदीर बदल देते हैं, लेकिन अगर वो सही रास्ते के ऊपर ना हो तो यही, अगर बिजली को कैद ना कर दिया जाए तारों के अंदर, तो जहाँ से ये जनरेट हो रही होती है सिर्फ तबाही फैला देती है। सही सही। तरजीहात की डॉक्टर साहब आपने बात की अली, ये तरजीहात फिर होनी क्या चाहिए, नौजवानों को किस तरह से इसमें शामिल किया जाए? सैयदना मुहम्मद वाली वसल्लम। देखिए, ज़िंदगी ना दो तरह से गुजरती है, एक अपने ख्यालात पे और एक पब्लिक ओपिनियन पे। मुझे खान साहब का ना एक वाक़या बड़ा इंस्पायर करता है। खान साहब कहते हैं, साहब की बात कर, खान साहब जी इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एक दफ़ा क्रिकेट के मैदान में था और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, 50,000 से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग थे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट इनिंग्स वो खेली जिसमें मैंने 6 विकेट्स ली, ये उनकी ज़िंदगी की बेस्ट इनिंग्स थी। और इमरान खान के नारे लग रहे थे, और जब 50,000 बंदा, आप सोचें जोश व खरोश वाला, जब एक शख्स के नारे लगा रहा हो ना, तो वो कहते हैं मैं समझता था कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स हूँ और दुनिया का पावरफुल शख्स हूँ और दुनिया का बेस्ट खिलाड़ी बन चुका हूँ। वो कहते हैं कि सब ने मेरा क्लैपिंग से इस्तकबाल किया, फिर जब मैं पवेलियन में वापस गया फिर सब खड़े हुए क्लैपिंग से मुझे उन्होंने रुखसत किया। अब वो कहते हैं मेरी बैटिंग आ गई, जैसे ही बैटिंग आई मैं 4-5 गेंदें मैंने खेली, मैं आउट हो गया। जैसे ही मैं आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस आ रहा था, वही अवाम उसी दिन उन्होंने मेरा इस्तकबाल गालियों से किया
और उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कहते हैं वो जो वक्त है ना क्रीज से लेके पवेलियन तक पहुंचने का, वो मेरा वक्त ख़त्म नहीं हो रहा था। उससे 2 घंटे पहले मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं दुनिया का ताकतवर शख्स, कि मैं दुनिया का ताकतवर। वो कहते हैं उस दिन फिर मैंने फैसला किया कि ज़िंदगी में जो भी काम करना है वो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक नहीं करना, और ना ही उनकी पजीराई को हकीकत समझना है, और ना ही उनकी जो क्रिटिसिज्म है उसको ठीक समझना है। जो दिमाग में ठीक रहेगा, मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगा। जो पब्लिक ओपिनियन पे चलता है वो मर गया इस दुनिया में। वो नेगेटिव भी होगा, वो फ्रस्ट्रेट भी होगा, उसमें एंजाइटी भी आएगी। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम की ना पाक व हिंद की, तो हज़रत कायद-ए-आज़म से फरमाया कि क्या आप इस तकसीम पे आप एग्री हैं? तो हज़रत फरमाते हैं आई एम टोटली नॉट एग्रीड बट आई एक्सेप्ट। जो भी हालात हो ना आपके, उसको जो एक्सेप्टेंस है ना, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट होते ही आप बाहर निकल के गाली गलौज करना शुरू कर दें, ठीक। और अगर आप साथ ही अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करके इस तरफ लेके आएँ कि या अल्लाह खुदा का शुक्र मेरी 2 लाइटें टूटी हैं, जान मेरी बच गई है और मेरी टांगें बच गई और मैं सही सलामत हूँ, तो आप उस सिचुएशन को जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, इसका ताल्लुक होता है ब्लड के साथ। ये ब्लड में जाता है, ये सोच आपकी, और जो ब्लड है उसका जो असर है वो आपकी बॉडी पे होता है। जो लोग नेगेटिव थिंकर्स होते हैं वो 50-60 साल की उम्र में उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। मैं क्या समझती, शायद पहले लगना शुरू। अब देख रहे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं 50-60 के, उससे जिनकी भी उम्र ज़्यादा है, वो मेडिसिन खाते हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, आर्थराइटिस की, यूरिक एसिड की। वो जो 20 साल उन्होंने नेगेटिव सोच सोची होती है किसी के बारे में, जब आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं उसको इतना नुकसान नहीं होता। ये जो मनफी सोच है ना, ये 20 साल जिस तरह से आपने लिखा कि पहले ही हमने सोचना शुरू कर दी है। अपने नौजवान को हमने 20 साल पहले, वो बुढ़ापे से पहले नौजवानी के दौर में बताना है भाई कि मुस्बत सोच की तरफ जाना है, मगर उसको प्रमोट कैसे करना है उस पर मैं मजीद भी बात करूंगी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, याहिया, हमारे रेगुलर कॉलर है, कराची से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी याहिया, आप क्या समझते हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं आज के टॉपिक पे? पहले तो मैं दोनों मेहमानों को सलाम करना चाहूंगा और आपको भी खाने पे सलाम करना चाहूंगा। देखिए बात ये है कि शेर का ना अल्लामा इकबाल ने खिरत को गुलामी से आजाद कर, पीरों को जवानों का उस्ताद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये हमें तो ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए मैं डॉक्टर इमरान की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। नौजवान तो एक ऐसा करंट है, ऐसी बिजली है जिसको हमने रास्ता देना है, उसको हमने तारों पर चढ़ाना है। लेकिन मसला ये कि जब उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हम लोग है ना बेसिकली गुफ्तार के गाजी हैं, मुझ समेत हम लोग गुफ्तार करते हैं, किरदार अदा नहीं करते। हमारे बच्चे, अगर मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स खेलना चाहता है तो मेरे पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है, वो फिर क्या करेगा? वो कहीं उल्टी सीधी जगह पे जाएगा। मैं उससे कहता हूँ वहां जाओ, वहां नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, तो कहता है अब्बू मुझे आप किसी अकेडमी में दाखिल करें, अब्बू मुझे किसी ट्रेनिंग की जगह पे भेजें। आई हैव नो प्लेस इन माई एरिया कि अगर मैं जाके उनको ट्रेनिंग करूँ, और आई हैव नो, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। बेसिक चीज आपकी तालीम है। आप क्या तालीम दे रहे हैं नौजवानों को? इतनी महंगी तालीम। अभी मैं केपीके पे ही देख रहा था, वहां लोग शोर मचा रहे हैं, अच्छे खासे वालिदैन। तो जब आप नौजवान को एक पॉजिटिव सोच तब मिलेगी जब आप उसको पॉजिटिव एनर्जी उस वक्त देंगे जब आपको रिसोर्सेज देंगे, उसको बेसिक चीजें देंगे। देखिए बात ये कि हमारा नौजवान, हम तो लकी है कि हमारे पास 40-45% नौजवान है, लेकिन एक ये बात हम नहीं समझेंगे, इसको स्ट्रीम लाने के लिए अगर हम नौजवान को, तो हमारा मुस्तकबिल तारीख होगा। मेरा सवाल भी यही है कि हम बातें करते हैं लेकिन आज हम अपने नौजवान को क्या दे रहे हैं? मेरा नौजवान पढ़ के निकलता है, उसको नौकरी नहीं मिलती। मेरा नौजवान स्पोर्ट्स खेलना जानता है, उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं मिल रहे। मैं यही सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से लूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने याया कॉल की। रियाज खान भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी रियाज, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? मिस बात यह है कि हमारा जो आज का नौजवान है वो बेचारा जब वो अपनी मेहनत करके ऊपर आता है, अगर मैं किसी तरह मेरा स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, मैं आपको स्पोर्ट्स का बता दूं कि एक बच्चा पूरे कराची में अपने जोन में टॉप करता है लेकिन वो सिंध की टीम में नहीं आ जाता। तो मैं उसकी रिसेंटली अभी बात बता रहा हूँ, अंडर 19 प्लेयर है अमीर सुल्तान, उसने 10 आउट किए और 220 रन किए, लेकिन उस बच्चे को सिंध की टीम में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से मैं अब उसके वालिद ने मुझे फोन किया कि आप मेरे घर आए और मेरे बच्चे को समझाएं, क्योंकि मेरा बच्चा डिसाइड हो गया। उसने कहा कि मैं खेलना वेलना छोड़ दूंगा, सब चीजें। जब वो खेलना छोड़ देगा तो लाजमी बात है जब वो नेगेटिव
नेगेटिव चला जाएगा तो वो लाजमी बात है नशों की तरफ चला जाएगा। तो मैं हुकूमत वक्त से और आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हकदार को जब तक हक नहीं मिलेगा तो ये नौजवान कभी भी तरक्की की तरफ नहीं, क्योंकि जब गरीब का बच्चा मेहनत। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने याया का सवाल भी सुना और मेरे भाई रियाज ने जो सवाल किया, जो अपील की, वो भी आपने सुनी। डेफिनेटली मसाइल दरपेश होते हैं, वो हर तबके के लोग को होते हैं, हर एज के लोगों को होते हैं। नौजवानों की चूंकि हम खुसूसन बात कर रहे हैं, मसाइल तो दरपेश होते हैं, मगर क्या ये नौजवान अपने मसाइल के लिए खुद मुस्बत तरीके से आवाज़ उठाता है? देखिए, एक बात तो ये जो अली अब्बास ने भी बहुत अच्छी बात कही कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने वाक़या भी बताया माउंटबेटन का। इस सारी बात के अंदर एक चीज़ छुपी ये थी कि मस्बत सोच से ज़्यादा अहम है हकीकत पसंदाना सोच। ठीक, कायद-ए-आज़म ने भी क्या कहा कि मैं एग्री नहीं हूँ लेकिन एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हकीकत पसंद पे जब हम जाते हैं तो वो मस्बत सोच से पहले का स्टेप है, और अगर हकीकत पसंद नहीं होगा तो खाली मस्बत सोच से ज़बानी कलामी बातें होती हैं। ये जो आपने कहा कि जी एक तो एक बात समझे और नौजवान भी ये बात समझे कि एहतजाज करना तखरीबकारी नहीं है, एक तामीरी एहतजाज भी होता है। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास नौजवान तशरीफ़ लाए मगरिब के वक्त के बाद, और उन्होंने कायद-ए-आज़म से ये कहा कि हम एहतजाज करना चाहते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि आपको ये बात मालूम है कि कानून ये है कि मगरिब के बाद जब अंधेरा हो जाए तो रात को साइकिल के अंदर लालटेन लगी होनी चाहिए। मुझे आप हाथ उठा के बताओ कि कितने लोग जो यहाँ पे आए हैं उनकी साइकिल के अंदर लालटेन लगी हुई है। अच्छा। और ज़्यादातर लोगों की लालटेन नहीं लगी हुई थी। तो आपने कहा पहले जाओ, कानून की पासदारी करो, फिर वापस आओ, फिर एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना, तो इसका मतलब फिर एहतजाज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये कानून की पासदारी बताएंगे तो फिर ये बात आपकी आवाज़ सुनी भी जाएगी। मैं नौजवानों से ये बात कह रहा हूँ कि फिर आपकी ये बात सुनी भी जाएगी, फिर आपकी बात का असर भी होगा। एक देखिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना पूरे कश्मीरी में, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर आज़ाद कश्मीरी में भी हो रहे हैं। सबसे पावरफुल प्रोटेस्ट वो होता है जब हाथों की जंजीर बनाई जाती है। जी बिल्कुल, जब सारे लोग खड़े होते हैं और हाथ से हाथ मिलाते हैं और सरहद तक एक जंजीर बनती है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी वो होता है, मीडिया पे भी वही हाईलाइट होता है, क्योंकि उसके अंदर तंजीम होती है, उसके अंदर तरतीब होती है, उसके अंदर तामीर होती है। तो जब तक हम ये वाले एस्पेक्ट के ऊपर लोगों को बताएंगे कि आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन चीखने से आवाज़ नहीं चलेगी, धीमी आवाज़ से बात चलेगी, दलील से बात चलेगी, हकीकत पसंदी से बात चलेगी। जो हमारे जो मुतालबात होंगे उसका हकीकत से ताल्लुक़ होना चाहिए। हम अमेरिका में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास अमेरिका के वसाइल नहीं हैं, हमारे पास पाकिस्तान के वसाइल हैं। जब आप इन पहलुओं से सिखाएंगे लोगों को बात करना, जब इन पहलुओं से सिखाएंगे तो फिर ये काम ज़रूर हो सकेगा। दूसरी बात ये कि याया ने भी एक जो है वो बात कही थी कि ये जो ज़बानी, शायद अली अब्बास ने भी कही थी, ज़बानी जमा खर्च ही हो रहा है, ट्विटर के ऊपर कराची शहर साफ़ हो रहा है। तो अगर जो हुक्मरान लोग ये काम कर रहे होंगे तो फिर आपके ख्याल में नौजवान को कह रहे हैं अमल करो, और हम ट्विटर के ऊपर जो है वो काम करेंगे। आप अंदाजा करें इससे नौजवान क्या फॉलो करेगा आपको। ये आप बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। और जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि मुस्बत सोच का पहले पैदा होना बड़ा ज़रूरी है। इंसान का रवैया तो अली उसकी आदत बन जाता है, और वो आदत से किरदार की आपकी तश्कील हो जाती है। जब आपका किरदार मुकम्मल तश्कील पा जाता है और मुस्बत रवैया या मुस्बत सोच उसके अंदर ना हो तो उसको कैसे लाया जाए? मुझे लगता है कि शायद वापस जाना बड़ा मुश्किल नौजवान के लिए हो जाता है, वो उसी मनफी रवैये या मनफी सोच को लेके आगे। बिल्कुल सही बताया आपने। डॉक्टर इमरान साहब इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये मेरी बात की ज़रूर तायद करेंगे। इंसान को जो कंट्रोल करता है ना, वो उसका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको सिग्नल्स दे रहा होता है हर वक्त, और वो स्टोर हो रहे होते हैं जाके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जाके। तो जितने ज़्यादा सिग्नल्स इंसान बचपन में लेके 20 साल 25 साल की उम्र में आप नेगेटिव सिग्नल्स देते हैं, बेशक जो सामने वाला माइंड है ना ये भूल जाता है बात, जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वो नहीं बात भूलता, वहाँ पे चीज़ें स्टोर होती रहती हैं। तो जैसे ही जो स्टोर होती है ना, जो कुदरत का कानून ये है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ें उस तरह से बनानी शुरू कर देता है, चीज़ें उस तरह से अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं आपके अंदर एक एनर्जी ज़्यादा आ जाती है,
जब आप नेगेटिव होते हैं, अब देखें ना, लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, मेरे सर में दर्द हो रही है, या मुझे लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, मैं बाहर नहीं जाता, मेरे दोस्त नहीं बनते। वो इसीलिए नहीं बनते क्योंकि उन्होंने अपना जो रवैया है वो नेगेटिव रखा होता है। आप इधर बैठ के लंदन में किसी शख्स के बारे में नेगेटिव सोचें, ये उस तरह होता है जिस तरह कोयले हैं, नेगेटिव थॉट्स ये आपकी जेब में पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोयले जिसकी जेब में पड़े होंगे तो सबसे पहला नुकसान उसको होगा, जलाएंगे। बाद में सामने वाले को तो वो नुकसान होगा ही कोई नहीं, वो उसको तो पता भी नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहती है, अगर ज़िंदगी में आपके साथ किसी ने कोई बुरा किया है, आप उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से भी नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं, वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आनी कम हो जाएंगे। अगर आप उसके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसके लिए बेहतरी हो और इसकी तरक्की हो, तो वहाँ से वाइब्स पॉजिटिव आनी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा एक साइकिल है पॉजिटिविटी का, जो अगर आपके इर्द गिर्द भी फैले और आपके दोस्तों में अखबाब में फैले, अल्टीमेटली वो सारा का सारा फ़ायदा आपको होता है। जैसे इन्होंने कहा ना कि क्रिकेट में उसका नहीं इंतखाब हुआ, एक बॉल देखें, जब मैंने भी क्रिकेट खेली है, जब आप किसी बॉल पे आउट हो जाते हैं ना, तो वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन नौजवान तो समझ बैठता है बस कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जो समझेगा वो नुकसान में रहेगा, जो ये समझेगा कि अगला भी ओवर आएगा, अगला भी दिन आएगा, अगले दिन भी मुझे अच्छा परफॉर्म करना होगा। अगले दिन देखें जी, 20-25 लोग ही सिलेक्ट होते हैं ना, हज़ारों की तादाद में लोग कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो जितना ज़्यादा एक्सेप्शनल होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत एक्सेप्शनल है और जब टेस्ट की बारी आई है उस दिन वो परफॉर्म ना कर पाए, ये भी मुमकिन है। हुकूमत को मैं कहता हूँ इस वक्त ना, हुकूमत को थोड़ी देर के लिए ना अपने दिमागों से निकाल दें। वो बड़ी मसरूफ़ है हुकूमत अपने कामों में। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सिग्नल देता है अनकॉन्शियस माइंड को कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने रिस्पॉन्सिबल बनना है। जब ये आता है ना मैसेज कि तुमने रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो आपको ख्यालात भी वैसे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, नौजवानों का एक और मसला भी है। नौजवान समझता है, जब उसको बताते हैं कि आपकी ये सोच मनफी है, आपकी ये सोच गलत है, या आपका रवैया तल्ख है या गलत है, उसको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है या पॉजिटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, तो नौजवान का अटक जाना एक बात पे, या फिर ये कह देना कि जी मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बड़ा पॉजिटिव हूँ, तो उनको कैसे बताया जाए कि आपके रवैये मनफी हैं, कैसे समझाया जाए और किस तरह से उनको वापस ज़िंदगी की पॉजिटिविटी की तरफ लाया जाए? देखिए, पहले तो तरतीब ये होती है कि इंसान के जो ख़यालात होते हैं, जो अलीबास के अनकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं कंटिन्यूस, मैं तायद कर रहा हूँ उस बात की कि जो ख़यालात हैं ये तब्दील होते हैं एहसासात और जज्बात में। ठीक। और इन्हीं एहसासात और जज्बात की बुनियाद के ऊपर इंसान अमल करता है। मुस्तकिल अमल जो है वो आदत बनता है और वो आदत इंसान को किरदार बनाता है, जिसकी तरफ आपने बाद में इशारा किया। तो अब ये जो ख़यालात हैं ये जज्बात में तब्दील हो रहे हैं। ख़यालात पे कोई जो है वो क़ैद नहीं हो सकती, क्योंकि ख़यालात ख़ुद ब खुद आते हैं, इनवॉलंटरीली आते हैं। 70 से 90 हज़ार ख़यालात जो है बिन बुलाए आते हैं, बुला के नहीं लाए जाते। लेकिन ख़यालात जो तब्दील होते हैं वो होते हैं एहसासात और जज्बात में। उस एहसासात और जज्बात पे काम हो सकता है। दुनिया के अंदर अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको इमोशनल बैलेंस सीखना होगा, आपको अपने जज्बाती तवाज़ुन को सीखना होगा। और जज्बाती तवाज़ुन की होती है सब्र और शुक्र। और ये सब्र और शुक्र अगर पीछे नहीं है तो जज्बाती तवाज़ुन नहीं होगा। आपकी अच्छी से अच्छी बात भी अगर उसके अंदर जज्बाती तवाज़ुन नहीं है तो वो ज़ाया जाएगी, रायगा जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि वो जो उस्ताद हो, चाहे वो माँ हो, वो बच्चे को चुप कराने के लिए आहिस्ता, ये नहीं कहती आहिस्ता बोले, चीख के बोलती है चुप हो जाओ। जब वो चीख के बोलेगा तो सामने वाला वो चुप कैसे हो जाएगा? आप ज़रा सोचे ना, आवाज़ को धीमा सिखाने के लिए फेफड़ों से इस्तेमाल अगर करेंगे आप, तो वो कहाँ से वो असर अंदाज होगा। इसी तरह ये जो आप कह रहे हैं कि जो नौजवान, आज का नौजवान मेरी बहन गूगल का बच्चा है, मंतिक की बात समझता है। सही। आप उसको अगर मंतिक की बात समझाएंगे और धीमी बात समझाएंगे, धीमे तरीके से समझाएंगे तो आपकी बात समझेगा। शटअप कॉल करने से आप किसी को खामोश करा सकते हैं, लेकिन आज का नौजवान खामोश नहीं होगा आप शटअप कॉल से। उसको सवाल करना आ गया है, वो बायस्ड भी नहीं है। मेरे आज के जवान कम अज़ कम इस हिसाब से खुशकिस्मत है कि ना वो किसी फ़िरका परस्ती में है, ना वो किसी सूबा परस्ती में है, ना वो किसी लिसानियत में है, ना वो किसी मुल्क के
दुश्मनियों के अंदर है, वो कह रहे हैं मंतिक के हिसाब से मुझे जवाब वो दीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बिल्कुल बात आप मान बिल्कुल लूंगा। ठीक अगर कह आप- रहे हैं। अब नौजवान जो है मंतिक के हिसाब से अपने सवाल का जवाब मांगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अलीबास आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते जब वापस आएंगे, जिस तरह जुम्मे का खूबसूरत मुबारक दिन है, इससे मुतालिक कवाली का भी खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है, उससे मुतालिक भी गुफ्तगू होगी, मगर एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं अगर तारुफ कराऊं, यकीनी तौर पे मेरा तारुफ बहुत कम पड़ जाएगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज 56 इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं जहां पर ये अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। OST म्यूज़िक की अगर बात करूं, उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया और ख़ूब नाम भी कमाया। अगर मैं वालिद मोहतरम की बात करूं तो इनके वालिद साहब के लिए मैं कहूँगी कि ये एक ऐसे बाप के बेटे हैं जिनकी तारुफ के लिए शायद ये एक छोटी सी लाइन भी बहुत बड़ी है, मगर आपको अंदाज़ा होगा इनके 2 शागिर्द ऐसे हैं जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जा चुका है, उससे नवाजा जा चुका है। तो मैं वार्मली वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने हमनवा तमाम टीम के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, और जिस तरह से मैंने अभी अगर माजरत के साथ अगर मैं आपके वालिद या फिर ख़ानदान से मुताल्लिक़ कुछ ना शेयर कर सकी हूँ, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कि अगर कवाली की बात होती है तो आपके ख़ानदान का नाम हमेशा आता है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। आपके ख़ानदान में कौन कौन से कवाल अभी भी वाबस्ता हैं और कौन कौन सा काम चल रहा है अभी भी? हमारी जो कवाली की हिस्ट्री है जी, वो हमारे दादा से है, जिनका नाम था रूड़े ख़ां। वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के दादा के शागिर्द हुए। अच्छा। और उसके बाद मेरे वालिद उस्ताद बख्शी सलामत उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वालिद के शागिर्द हुए, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के शागिर्द हुए। और उसके बाद हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के शागिर्द हुए। तो 3rd जनरेशन हमारी उनके साथ हम करते आ रहे हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में हमारे अब्बा जी का शागिर्द, तो वो भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के शागिर्द हो गए। सो कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की हो रही है या उस्ताद बख्शी सलामत की कवाली हो रही है। अच्छा, जितनी माशाल्लाह से आपकी प्यारी आवाज़ है, ज़रूरी नहीं होता ख़ानदान का हर बच्चा उसी पेशे से वाबस्ता हो जाए, उसी फील्ड की तरफ चला जाए जिसमें वालिद होते हैं या आपके आबा अजदाद चलते हुए आ रहे होते हैं। तो शौक़ उन्हीं को देखकर हुआ या फिर नहीं कहा भाई यही करना है, आपने भी यही करना है, कभी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा एक्चुअली जी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कवाली के साथ साथ इंटरनेशनली म्यूज़िक पे लेक्चर्स देता हूँ, वर्कशॉप देता हूँ। ज़बरदस्त। सो उस सेंस में मैं हमेशा एक चीज़ कोट करता हूँ, ये वालिद, किसी के भी जो वालिद नामवर हैं, क्लासिकल है, फोक है, गज़ल है, जो भी है, उनके वालिद का अगर नाम हो गया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी गाएं और या वही उसी तरह नाम भी कमाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सुर जो है वो अल्लाह ताला की ख़ास नायत है, वो किसी को भी मिल सकती है, वो किसी शख्स को भी तो मिल अगर सकती है। किसी गाने वाले या बड़े उस्तादों की औलाद को अगर उनके बच्चे भी गाते हुए मिल जाएं, तो फिर ये डबल शुक्र अदा करना चाहिए परवरदिगार का कि उनका नाम कायम रखने के लिए आगे उनकी जनरेशन इस काम को लेकर अच्छा, आगे बढ़े। नाम आगे बढ़ाने के लिए यकीनी तौर पे जब दादा का नाम बहुत बड़ा हो, फिर वालिद साहब का नाम बहुत बड़ा हो, फिर बच्चों के ऊपर जो वो कहते हैं ना जिम्मेदारी आ गई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कंधों के ऊपर। तो ये चैलेंज आपने कैसे उठाया और उसको पूरा भी किया और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं? आप बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग आपकी बहुत अच्छी है, बिकॉज आप पकड़ रही हैं उस बात को जो एक खुलनी चाहिए। ये मुश्किलात होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, नाम वालों के नाम के साथ अटैच होकर उसके नाम को लेके जाना आगे, वो बहुत बड़ी, क्योंकि हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारी कवाली का सेहरा उस्ताद जावेद सलामत साहब के सर पे पगड़ी बांधकर एक रस्म अदा की गई। अच्छा। जिनमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब तशरीफ़ फरमा थे, मेहंदी हसन खान साहब थे, क्या बात है, परवेज़ मेहंदी साहब थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब थे, क्या बात है, क्या तोफैल नियाजी साहब थे, मियाँ शौकत साहब जो एक ही तबला, बहुत बड़ा नाम उनका, वो भी थे, और मशाइख अज़ाम बहुत थे। पूरी पाकिस्तान की दरगाहों के सजादगान थे जिन्होंने वो पगड़ी की रस्म अदा की, और वो पगड़ी पहनाई गई उस्ताद जावेद सलामत साहब को, जिनका आज से 3 साल पहले वो हमसे जुदा हो गए।
ये ऑल क्रेडिट कवाली, हमारी फैमिली का क्रेडिट गोज टू जावेद सलामत साहब। उसके बाद फिर मसूद सलामत साहब ने जावेद साहब के साथ अटैचमेंट करके कवाली की, और मैं कुछ लेट आया इसमें क्योंकि मैं ड्रामों का म्यूजिक दे रहा था और म्यूजिक तो वो पढ़ा अंदर रहा था। खालीपन महसूस होता होगा कि नहीं मुझे भी अब करना है, बस यही फिर आगे मेरे भाई बढ़ना ने ऑर्डर किया कि तुम भी आओ इसमें, तो फिर एक नई वेरिएशन लेके हम लोग आए हैं और दुनिया में हमने 35 परकशनिस्ट के साथ फ्यूजन किया है। अच्छा, ये फ्यूजन का भी मैं आपसे पूछूंगी, मगर ये जिस तरह से आपने बताया कि कवाली की तरफ आने से पहले, जिस तरह से ओएसटी की मैंने भी अपने तारुफ में आपके हवाले से बात की, तो लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपने दिया था। आज हम सुनते तो हैं मगर ये ओरिजिनली आया कहाँ से, ये बताना मैं बड़ा बताता हूँ जी कि मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए। राही ड्रामा था, राही का म्यूजिक मेरा था, बेहतरीन था वो। आज तक वो अगर मैं कहूँ कोई ड्रामा देखे और उसका आशियाना म्यूजिक खूबसूरत, मैंने गाया भाई आवाज हो या फिर उसकी म्यूजिक हो, यकीनी तौर पे आज वो राही ड्रामे था अपनी जी मेरा जगह ड्रामा। दुपट्टा, सदाएं, हवाएं, बदलते चेहरे, ये सारे मेरे थे जी ड्रामे, जिनकी टाइटल 1964-65 से मैं देने शुरू हुआ। क्या बहुत बात बड़े जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स के, उनके साथ काम किया और 4 साल म्यूजिक पढ़ाया जी मैंने, जिसमें आजकल बहुत वेल नोन लड़कियां हैं जो मेरे प्रोग्राम से निकली हैं, हिना नसरुल्ला और सारा रजा, ये इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आपने फ्यूजन की भी बात की, ये फ्यूजन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ख्याल कैसे आया, ये भी जरा शेयर कीजिए। सबसे बड़ा फ्यूजन है जी कवाली इटसेल्फ फ्यूजन। अच्छा, कवाली खुद से बहुत बड़ा फ्यूजन है, बिकॉज ये एक बॉल है जो फेंक दी जाती है ग्राउंड में और उस बॉल को ये पासेस दिए जाते हैं जैसे हॉकी और फुटबॉल। महारत होना बड़ा जरूरी है तो ये सारा फ्यूजन कवाली ही करती है। तो हम जब पहली बार वर्ल्ड टूर पे गए हैं तो फिर हमें कहा गया कि एफ्रो ब्राज़ीलियन, टर्किश, इन लोगों के ड्रमर्स थे सारे, दैट इज़ ऑल ऑन इंटरनेट, वो आप देख सकेंगी और आप देखेंगी कि क्या ह्यूज सिस्टम बनता है। 35 परकशनिस्ट खड़े होंगे, डिफरेंट ड्रमर्स वहाँ पे खड़े होंगे, कांगो, बैंगो, और फिर 12 लोग कवाली कर रहे हैं। अच्छा, तो जरा ये कॉन्सेप्ट देखें, ये क्या, ये सोचने में आपको सहर दे रहा है, तो सोचिए कवाली जो है ना जी, कवाली महवियत का नाम है। बेशक बेशक, कवाली सूफिया पे उतरी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सारा क्रेडिट है। उसकी एस्टैब्लिशमेंट में, उसकी कॉम्पोजिशंस में हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा, यानी सारा क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, ये सारी, फिर ये बहुत सारी वेरिएशंस पे हैं। जैसे कवाली इंटरनेशनली कोई जाना जाती है हमारी मौसीकी पाकिस्तान से, तो वो कवाली है। कवाली, आपने बड़ी प्यारी बात की। कवाली के हवाले से अगर मैं देखूं, मैं कहूँगी कि शायद पाकिस्तान में जितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, जितने खूबसूरत तरीके से कवाली को पेश किया जाता है, आप लोग हैं, आपका पूरा ख़ानदान है, नुसरत साहब हैं, मतलब हम जहाँ देखते हैं कवाली के हवाले से हमें जादू नज़र आता है। मगर ऐसा क्या है कि हमारे मुल्क की कवाली, शायद मेरा सवाल थोड़ा सा तल्ख हो लेकिन माजरत के साथ, हमारी कवाली शायद खानकाहों तक महदूद हो गई है। अब यूरोप जो कभी इस मामले में आते नहीं थे, मगरिब और यूरोप में ये बड़ी मकबूल हो रही, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में जी दरगाहों पे इसको कवाली को अपना अरूज हासिल है अभी तक, लेकिन अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब पहले भी 90 में भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जनरेशन को इन्वॉल्व किया और अपने फ्यूजन से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान में कवाली की जनरेशन में इस्टेब्लिशमेंट जो भी की उन्होंने, उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि कवाली इस वक्त शादियों पे, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरनेशनली कवाली जाती है। हाँ, ये लेकिन तो है। अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट किसी को बुलाती है तो वो कवाल को बुलाती है। ये मैं आप बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है। गवर्नमेंट जो है किसी और म्यूजिक को पाकिस्तान से नहीं बुलाती। वो अगर बुलाती है, किसी पॉप को नहीं बुलाती। गवर्नमेंट अगर यूके गवर्नमेंट को फेस्टिवल करेगी तो कवाल जाएंगे, यही तो बड़ी प्यारी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है और आप लोगों का बेहद शुक्रिया।